चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक गाइस। एंड ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ने कितने स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे? 3, जो थे एसे नंबर 560, 570 एंड 450। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो बात करेंगे अबाउट एसे नंबर 580, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये। इसके ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चंस है दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, पहले इसका मीनिंग समझते हैं एकदम बड़े आराम से। व्हाट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय हुम? मैनेजमेंट। कौन दे रहा है ये? किसको दे रहा है ये? क्यों दे रहा है ये? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। ये पॉइंट ध्यान में रखना। टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। मतलब कुछ बातों को कंफर्म करने के लिए कि ऐसा है तो वो कंफर्म करके दे। जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल अभी क्या पढ़ा कि आप बताइए कि जो मिसस्टेटमेंट्स बची हुई है अनकरेक्टेड, बोल कंफर्म करो वो इमटेरियल है करके, ऐसा बोला ना अपन ने। वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसके लिए लिया अपन ने। तो अब लिख के दो, या टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। तो एक तो कंफर्म करने के लिए, या दूसरा क्या कहता है? सपोर्ट करने के लिए। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन दिस कंटेक्स्ट डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द असर्शंस देयर इन और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। आएगा बात समझ में आपको? यस सर। तो क्या आपको यहां पे फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? तो मुझे बताओ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट गिवन टू द ऑडिटर बाय मैनेजमेंट। एंड व्हाई इट इज गिवन? टू कंफर्म और टू सपोर्ट सर्टेन मैटर्स। जम गया यहां पे? यस सर। नाउ सवाल ये है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस? बेटा ये जो टॉपिक है ना, इसको एकदम आराम से आप है ना ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं इसमें। सो कैन इट बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस? तो सबसे पहले ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन क्या है वो लिखना है, जो हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिया। नहीं, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, 3 में पढ़ा था, नहीं 4 में पढ़ा था। सो हमने क्या पढ़ा था? ऑडिट एविडेंस इज ऑल द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच द ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। बराबर एकदम? यस। तो ये कहता है, यहां पे आपने सीधा लिखने गए यहां पे कि पहले ऑडिट एविडेंस का यहां पे अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं, या ऑडिट एविडेंस का मीनिंग अपन लिख रहे हैं, क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस चल रहा है ना। तो ऑडिट एविडेंस का मीनिंग लिखने का और फिर बोलने का कि हां रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी वही ऑडिट एविडेंस है, because written representation also provides such necessary information the auditor requires, and therefore similar to responses like inquiry, written representation is also considered as audit evidence. Point number 1 समझ में आया? Let's go to point number 2. Number 2 में क्या कहता है? Written representation is one of the important sources of audit evidence. बराबर, महत्वपूर्ण है। If the management modifies or does not provide the requested written representation, मतलब the auditor may it may alert the auditor the possibility that one or more significant issues may exist. सिंपल सी बात है, अगर हम बोलेंगे आप लिख के दो और आप क्या बोल रहे हो? लिख के नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ऑडिटर को लगे क्या हो जाएगा? इधर इंडिकेटर चालू हो जाएंगे उसके कि कुछ ना कुछ तो भी क्या है, गड़बड़ है। जैसे अपन ने क्या बोला, पिछले ऐसे का एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नंबर 450। वो क्या बोल रहा है? तुम जो है ना मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं कर रहे हो। बराबर, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सर हमें लगता है कि वो इमटेरियल है। अच्छा, लिख के दे भाई, लिख के देना। तो जब वो लिख के नहीं देगा, नहीं ये लिख के नहीं देंगे साहब हम, मतलब पक्का कुछ तो भी गड़बड़ है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स? Because if the requested written representations are not provided by the management, it will alert the auditor that there may exist one or more significant issues. कुछ problem हो सकता है। Clear एकदम? Yes. Further, a request of written representation rather than oral will prompt the management to consider it more rigorously, thereby enhancing the quality of what? Representations. मतलब देखो, अगर आप उनसे orally अगर बात कर रहे हो, वो तो बोलेंगे आपको हाँ कि ये ऐसा है, ये इमटेरियल है, ये है, वो है। तो ये तो बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल देता है ना। जब वो ऑन रिकॉर्ड आता है तो फिर इंसान सोच समझ के बोलेगा।
तो इसीलिए when we ask him to write it down and give it to us, then he will consider it more rigorously. Therefore, written representation is considered as one of the important source of audit evidence. आया क्या बात समझ में? उसके बाद वो कहता है although it is a necessary audit evidence, बट वो कहता है वो अपने आप में sufficient and appropriate audit evidence नहीं है. Sufficiency आप सबको पता है वो क्या कहते हैं अपन? Quantity. Appropriate मतलब क्या कहते हैं? Quality. And quality is dependent upon what? Relevance and reliability. सही है ना एकदम? So वो कहता है कि it does not provide sufficient and appropriate audit evidence. आगे ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है. On their own. क्या लिखना जरूरी है? On their own. नहीं तो क्या हो जाएगा? आप सिंपली बाकी सब काम करने से अच्छा मैनेजमेंट को बोल देंगे कि अच्छा गोइंग कंसर्न का भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे, सब्सिक्वेंट इवेंट का भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे, तो अपन बाकी का ऑडिट करेंगे ही नहीं ना. अपन उसको सिंपली बोलेंगे आप लिख के दे दो, हम काम खत्म कर दे अपना. तो ऐसा नहीं चलेगा. तो पॉइंट नंबर 1 कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन. एंड नंबर 2 ऑल्सो द फैक्ट दैट, मतलब भले ही मैनेजमेंट ने आपको रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, मैनेजमेंट ने आपको रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर ऑब्टेन्स. मतलब तुमको मैनेजमेंट ने अच्छे से लिख के दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि तुम तुम्हारा बाकी का काम क्या कर दो, छोड़ दो. तुमको जो दूसरा काम करने का है वो तुमको करना ही है, इसमें कोई डाउट दो राहे नहीं है. आर वी गुड? बोलो बच्चों. यस सर. तो यहां पे हम लोग बात करें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस. तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपको एग्जाम में केस स्टडी आया जिसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस का कोई भी कनेक्शन आपको दिखता है केस स्टडी में, तो आपको यह ध्यान में रखना है, आपको यह वाला आंसर लिख के आना है. ठीक है ना? सो वो सीधा एक बोलेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डू नॉट फॉर्म सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन. एक्सप्लेन. तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है? तो आप सिर्फ वो लाइन को, लास्ट वाले पैराग्राफ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों. आप क्या करेंगे? 1 2 3 ये सब लिखेंगे कि ऑडिट एविडेंस क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है. समझ में आया आपको? क्योंकि ये क्या होता है कि अगर नहीं दिया तो हम अलर्ट हो जाएंगे, जब वो लिख के देंगे तो वो रिगरसली उसको कंसीडर करेंगे. बट इन सारी बातों में भले ही वो नेसेसरी है, ऐसा आपको कंक्लूड करना है. समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाट, इधर वो दिमाग में मेमोरी में स्टोर करना है. आगे बढ़ सकते हैं यहां से. ओके. सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये समझ लिया. कौन देता है? मैनेजमेंट. किसे देता है? क्यों देता है? टू कंफर्म और सपोर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस. उसके फीचर्स देख लिए. अब ऐसे की बात करेंगे. It is the auditor's responsibility to obtain written representation from management or where appropriate those charged with governance. The objective क्या है? ये 3 ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना, आगे उसी के बेसिस पे पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है अपने को. पॉइंट नंबर 1 हम लोग मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूसी से लेंगे किसके लिए? टू हैव एन एविडेंस दैट दे हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. For preparation of what? And दूसरा for completeness of information provided to the auditor. जब आपको याद है हम लोग ने ऐसे नंबर 210 पढ़ा था, तो हमने प्री कंडीशन फॉर ऑडिट पढ़ा था. प्री कंडीशन फॉर ऑडिट में हमने क्या बोला था? द मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड नंबर 2 प्रोवाइड ऑडिटर विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस. तो अगर हमने ये 210 में अग्री कर लिया था, तो आपको 580 में हमें लिख के देना पड़ेगा कि तुमने तुम्हारी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जिम्मेदारी पूरी करी क्या? लिख के दो. क्या तुमने हमें सारी इंफॉर्मेशन दी ना? लिख के दो. कल चल के अगर कुछ काम रह गया, बराबर कुछ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड नहीं हुई या कुछ प्रॉब्लम डिस्कवर हो गया, और वो प्रॉब्लम आया बिकॉज ऑफ यू डिड नॉट कम्युनिकेट अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. हमारे पास तो लिखा हुआ है, हमने मैनेजमेंट से पूछा था, उन्होंने बोला कि हमने सारी इंफॉर्मेशन दी थी, तो हम जिम्मेदार नहीं है, वो लोग जिम्मेदार है. समझ में आया आप लोगों को? ऐसा बात है वो.
तो पॉइंट नंबर 1 समझ में आया कि क्यों ऑब्टेन करना है. नंबर 2, टू सपोर्ट व्हाट, अदर ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये ध्यान में रखना, सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस relevant to financial statements or specific assertions in the financial statements of by means of written representation. मतलब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया और हमने एविडेंस ऑब्टेन किया, बराबर, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक असर्शंस. जैसे कैश इन हैंड था, तो कैश इन हैंड हमने जा गए, हम लोग ने चेक किया, काउंट किया, तो हम लोग को दिखा इतना कैश है. सो कैश इन हैंड, क्या ये एग्जिस्टेंस, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है? क्या ये? बोलो हां या ना. तो ये असर्शन हमने चेक किया रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी अपन क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट को भी बोल रहे हैं ना, तू लिख के दे दे भाई कि एज ऑन 31st ऑफ मार्च सही में इतना कैश इन हैंड था या नहीं था. तो क्या हो जाएगा, मैंने तो चेक कर लिया, साथ ही साथ क्या हुआ, मैनेजमेंट भी उसको लिख के दे देगा, तो उसको क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा ना वो. समझा क्या बात को? तो यहां पे इट इज नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, but it is about evidence about the element of financial statement. प्रिपरेशन के लिए नहीं है ये, उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सही है नहीं, उससे रिलेटेड एविडेंस अपन ले रहे. समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम. एंड तीसरा, फिर अपने को क्या करना है, अपन ने पॉइंट ए में मांगा उनसे, तो ऑब्जेक्टिव अलग था उसका. पॉइंट बी में भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा, बट ऑब्जेक्टिव अलग है उसका. अब जब मांगा तो दो बातें होंगी, एक तो उन्होंने दिया या नहीं दिया बट वो गलत दिया, ऐसा भी हो सकता है. तो उसके हिसाब से अपन ने क्या करना है दोस्तों, वी हैव टू रिस्पॉन्ड व्हाट अप्रोप्रिएटली व्हेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर प्रोवाइडेड और व्हेन दे आर नॉट प्रोवाइडेड एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर. समझा क्या बात को? तो यहां पे बच्चों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की अगर अपन बात करें तो ऐसे 3 चीजों के बारे में बात करता है. एक तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देगा, और दूसरा जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो इंफॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड करना है. दूसरा क्या बोलता है, हमने देखो भाई कुछ एविडेंस हमने ऑब्टेन किया था, अब हम चाहते हैं कि वो एविडेंस जो हमने ऑब्टेन किया है आप क्या करो, वो एविडेंस आप कंफर्म करके दो. बराबर है कि नहीं? और इधर क्या हो सकता है, ये दो जो चीजें हम लोग मांग रहे हैं, इधर क्या होगा, आप एक तो वो प्रोवाइड करेंगे या तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, देंगे या तो नहीं देंगे, और अगर दिया नहीं दिया तो उसके हिसाब से अपने को क्या रिस्पॉन्ड करना है, बराबर, वो अपने को चेक करना है. समझ में आएगा आप लोगों को? बोलो बच्चों. यस, इजी. आर वी गुड? तो अब यहां पे आप समझिए बात को, इधर जो आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको कि ये 1 1 बराबर लिखा है ना इधर, ये 1 1 1 बराबर है कि नहीं? सो ये जो है ये इधर तक किसकी बात हो गई है, जो अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन रिगार्ड्स टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दूसरा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. समझा क्या बात को? फिर दूसरा अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन काय को चाहिए, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस. बोलो आया ना? तो उसके बारे में ये बात करता है. बराबर है एकदम? बोलो बच्चों. यस सर. फिर उसके बाद दूसरा कुछ ज्ञान देता है, वो यहां पे कैसा फॉर्मेट वगैरह होना चाहिए, ये इधर खत्म हो गया. एंड फिर उसके बाद ये जो थर्ड दिख रहा है यहां पे आपको, तो थर्ड पॉइंट ये इधर जो आता है वो रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली के बारे में बात कर रहा है कि व्हेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड, नॉट प्रोवाइडेड, तो फिर अपना ओपिनियन क्या होगा, एंड फिर ये यहां पे अपना स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है. समझा क्या बात को? तो हमेशा अपने को पहले वो उसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए. स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया तो फिर अपने को ऐसे बहुत इजी लगता है. क्लियर है एकदम? बोलो यस. तो अभी जैसे मैंने ये यहां पे ऐसे 3 बातें लिखी ना, यहां पे दिख रहा है क्या आपको? तो क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड ज्ञान दिया जाएगा, फिर इससे रिलेटेड ज्ञान दिया जाएगा आपको, एंड तीसरे कॉलम से रिलेटेड ज्ञान दिया जाएगा. बात खत्म हो गई अपनी. तो बोलो भाई, चलो ना फिर इजी इजी बातें कर लेते हैं. फ्रॉम whom द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वेस्टेड. सो ऐसा एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, मैनेजमेंट नंबर नहीं मिलेगा. From the persons who have appropriate responsibility for the financial statements and the ones who have knowledge about the matters. समझा क्या बात को? अब मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना बेटे, बराबर क्या नहीं? तो भाई मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होंगे, बट किसी से भी नहीं ले सकते. जिसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए
उसके बारे में उस व्यक्ति को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आएगा बात समझ में? सो इट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम मैनेजमेंट बट with appropriate responsibilities for financial statements and knowledge of the matters concerned। तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको जिसके बारे में हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे उसका नॉलेज भी उसे होना चाहिए। समझा क्या बात को? बोलो बच्चों। यस सर। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलेट टू द मैनेजमेंट्स फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टू सपोर्ट, ये तो अपने को पता है वो कि ये वाला जो है ना, ये 2 पॉइंट है ना, ये टू फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये 1 था, ये बोलो, ये 1 था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ये 2 था टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। यही तो बात करी थी ना हमने। बस इंपॉर्टेंट क्या है, हमने ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट में ऐसा वैसा कोई भी नहीं, उस स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट करना है अपने को। आया बात समझ में आपको? यस। चलो अभी इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं अपन कि मैनेजमेंट के अंदर कौन लोग, बराबर, किसके लिए, अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। करेक्ट है एकदम? यस। क्लियर, इजी है। तो ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि बाबा हाँ, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है, फुलफिल किया है। सो ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग वेयर, क्या कहते हैं, द फेयर प्रेजेंटेशन सेट आउट इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वो बोले थे ना कि हम लोग उसको फेयर बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वो उसके लिए हम लोग ने ले लिया। क्लियर है एकदम? यस। अब ये फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर अभी क्या है, मैनेजमेंट में इन सम केसेस मैनेजमेंट में डिसाइड टू मेक इंक्वायरीज ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट कभी कभी क्या बोलेगा, ये मैं लिख के नहीं दूंगा, कुछ इसके अंदर की बातें होंगी, आप ही किसी और से इंक्वायरी करो। मतलब वो और कौन होगा? अगर मैनेजमेंट ने किसी और को ये काम इंटरेस्ट किया है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो जो दूसरा व्यक्ति जिसको नॉलेज है उन मैटर्स का, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टाफ इंजीनियर्स, एक्चुअरी या इंटरनल लीगल काउंसिल। जैसे हम लोग लीगल क्लेम्स को वेरीफाई करते हैं, तो मैनेजमेंट बोलेगा मैं कहां से दूंगा भाई इसके बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो इन हाउस लीगल काउंसिल को पूछो, उसने बोला था। बराबर, जो इंजीनियर्स है बराबर, तो उनको एनवायरमेंटल लाइबिलिटी के बारे में तो उनको पूछो भाई, मैं थोड़ी साउंड हूं उसमें। प्रोविजंस वगैरह करना है तो आप एक्चुअली को पूछो भाई, बराबर है कि नहीं? तो उन दूसरे लोगों से भी आप लोग क्या कर सकते हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप लोग ले सकते हो। क्या ये बात जमी आप लोगों को? बोलो बच्चों। यस। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट से लेने का, हैविंग व्हाट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नॉलेज। मैनेजमेंट आपको बोल सकता है कि आप ही किसी और से भी ले सकते हो, who is interested with the responsibility for preparation and presentation. For example, staff engineers, actuaries and in-house legal counsel. आगे वो पर्पस भी लिख देना, सिर्फ कौन लोग है वो मत लिखना, नहीं तो क्या हो जाएगा एग्जाम में आप सिर्फ क्या लिखोगे, एक्चुअरी, इंजीनियर, इन हाउस लीगल काउंसिल, उसमें मजा नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। क्या लिखना है आगे उसमें, उसका पर्पस, इन हाउस लीगल काउंसिल से क्यों लेंगे, लिटिगेशन क्लेम्स के लिए, एक्चुअरी से क्यों लेंगे, फॉर मेजरमेंट ऑफ फॉर अकाउंटिंग मेजरमेंट, और स्टाफ इंजीनियर्स फॉर मेजरिंग एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज। आया बात समझ में? यस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पूरे केस में वो कहता है ऑडिटर कैन एक्सेप्ट व्हाट द क्वालिफाइंग लैंग्वेज। क्वालिफाइंग लैंग्वेज क्या होता है, टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ। चलेगा, मतलब अगर मैनेजमेंट लिख के देगा ना कि जो भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जितनी मेरे को मालूम थी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके हिसाब से मैंने ये लिख के दिया है, तो क्या ऐसा लैंग्वेज ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है क्या? तो ऑडिटर कैन एक्सेप्ट सच वर्डिंग इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट ये उसी व्यक्ति ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसके पास नॉलेज है, और फिर अपन बोल सकते हैं ना उसको जितना नॉलेज था उसके हिसाब से ये लिख के दे रहा है अपने को। क्लियर एकदम? बट इसके अंदर एक बात खास,
to reinforce the need for management to make informed representation, the auditor may request the management to include the written representation, confirmation that it has made such inquiries as it considers appropriate to place it in a position to make it able to make that requested written representation. मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि हमने ये जितनी हमारी जानकारी थी उसके हिसाब से हमने क्या किया, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया, बट उसमें आप एक कंफर्मेशन दो कि जो आपको जानकारी लेनी चाहिए थी, क्या वो जानकारी आपने ली कि नहीं. नहीं तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से मैं लिख के दे दूंगा इनको, बट मैं जानकारी लूंगाच नहीं, तो फिर क्या, तो ऐसा नहीं चलेगा ना. तो तुम ये कंफर्मेशन भी दो कि तुमने पहले जानकारी ली और जो भी तुमको जानकारी मिली और तुम्हें जानकारी है उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो. तो इससे क्या हो जाएगा, वो जब लिखेंगे ना तो वो उनका कंफर्मेशन वो उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू बढ़ाएगा, इट विल रीइंफोर्स. समझा बात को. सो एग्जाम में ये जो बॉक्स मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये बॉक्स दिया ना अपने को, दिख रहा है आपको ये बॉक्स. तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, इसके ऊपर डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये एकदम से बीच में से ये आया कहां से, किधर का पार्ट है ये. सो वी डोंट अंडरस्टैंड ओनली. समझा क्या बात को. तो ये क्वालिफाइंग लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ. तो कब एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑडिटर ने उसमें क्या करना चाहिए, ये आपको लिख के आना है. अंडरस्टूड. यस. तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया आपको, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सेकेंड, टू प्रोवाइड ऑडिटर विथ व्हाट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सो क्या है, अपने ऐसे 210 का ही पार्ट है कि यस इट हैज प्रोवाइडेड ऑडिटर विथ ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड द एक्सेस as agreed in the terms of audit engagement. मतलब all information, additional information and unrestricted access to persons. समझ में आएगा आपको. फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, that all transactions have been recorded and are reflected in the financial statements. क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, completeness of transaction की बात कर रहे हैं ना. तो तुमने क्या बोला था, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो लिख के दो कि जितने हुए ट्रांजैक्शंस थे हमने सबको रिकॉर्ड किया है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हमसे छूटा हुआ नहीं है. तो आपको जानकारी भी दी है हमने, और दूसरा देयर इज कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन. क्लियर एकदम, दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड. ये खत्म हो गया. फर्स्ट पार्ट डन है क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का. क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. तो दिमाग में रखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्लीटनेस किससे ले सकते हैं, मैनेजमेंट और दूसरे लोगों से ले सकते हैं क्या, क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, वो कब एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरा पॉइंट कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन जो हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अग्री किया था. इतना अपने को ध्यान में रखने का है. आगे बढ़ते हैं. व्हाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट मैनेजमेंट आर व्हाट नेसेसरी. ध्यान से समझना. अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस आया तो अपने को पता है क्या लिखना है. अब सवाल यह आता है कि यह क्यों जरूरी होता है, कौन से सिचुएशन में इट इज नेसेसरी, या अपन क्या कहेंगे कौन से सिचुएशन में इट इज अ मस्ट, और कौन से सिचुएशन में इट इज व्हाट मैंडेटरी कि भाई ऑडिटर साहब आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए. एज एन ऑडिट एविडेंस क्यों लेना चाहिए, वो टॉपिक अलग हुआ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा. बट दूसरा क्वेश्चन आएगा कि व्हाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी. फिर बच्चा क्या करता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन व्हाई इट इज नेसेसरी चालू हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑडिट एविडेंस, इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इट अलर्ट्स द ऑडिटर, व्हेन इट इज इन गिवन इन राइटिंग इट इज रिगरसली कंसिडर्ड, इट इज टू सपोर्ट अदर मैटर्स. वो ऑडिट एविडेंस का पार्ट अलग हो गया. कौन से सिचुएशंस में अपने को ये मस्ट या मैंडेटरी होता है उसके बारे में बात हो रही है. समझा बात को. सो वो क्या कहता है, audit evidence obtained from the management about fulfillment of its responsibility in preparation of financial statement is not sufficient without obtaining confirmation from the management that it believes it has fulfilled its responsibility. नहीं समझा, मैंने अपना काम बखूबी निभाया है, इसका सबूत तुमको एज एन ऑडिटर चाहिए. तो तुमको यह सबूत कैसे मिलेगा, मैंने मेरा काम बराबर से किया या नहीं किया, इसका सबूत आपको पूरा फुल सर्कल कब कंप्लीट होगा, जब मैं खुद लिख के दूंगा. तुम तो चेक करोगे ही करोगे, बट वो फुल सर्कल कंप्लीट कब होगा,
जब जिसने ये काम किया है वो खुद लिख के दे रहा है कि हाँ भाई मैंने अपना काम पूरा किया है करके। आ रहा है बात समझ में? सो अगर मैंने जो हाईलाइट किया है, ऑडिट एविडेंस अबाउट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम देम ओनली। जब तक उनसे ही लिख के ना ले तब तक भाई वो ऑडिट एविडेंस पूरा नहीं है बच्चा। समझ में आएगा आपको? बोलो आया ना? दूसरा, दिस इज बिकॉज ऑडिटर इज नॉट एबल टू जज सोनली ऑन अदर ऑडिट एविडेंस। मैं दूसरे सबूत तो इकट्ठा कर लूंगा बट सिर्फ उनके बेसिस पे कंप्लीटली बोलना ये सही नहीं होगा कि वेदर मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड और प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। तो इसलिए हमें उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है, वो मैंडेटरी है, वो नेसेसरी है। समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों। और अब ये नेसेसरी और कब बनता है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। तो ये आपको याद है जब नया एंगेजमेंट लेटर कब देना पड़ेगा, वो उसके वाले पॉइंट है। जब वो क्या कहता है, जिनसे हमने ऑडिट टर्म्स एंगेजमेंट साइन करे थे अब वो लोग नहीं रहे, वो चेंज हो गए, बराबर, या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पिछले साल बनाए गए थे, मैनेजमेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग है या सर्कमस्टेंसेस है, तो इन सिचुएशंस में तो आपने लिख के तो लेना ही चाहिए उनसे कि उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी या नहीं। तो क्या क्या हुआ, अगर अपन बात करें कि टर्म्स के बारे में, तो क्या बोलेंगे? पर्सन who signed no longer responsible for that task। बराबर है कि नहीं? तो दूसरों से ले लो। टर्म्स में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, these terms were prepared in the previous year। तो इस साल उनसे साइन करा लो। तो टर्म्स को लेके दो बातें हो गई, बराबर है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और दूसरा सर्कमस्टेंसेस में बदलाव है। सही है एकदम? यस सर। सो डिस्क्रिप्शन एक बार वो पढ़ लो बेटा, 4.7, फिर 4.8 पे चलते हैं। Shall we proceed? तो यहां पे अपना फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। कौन सा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या आपको समझ में आए? इजी था एकदम। अभी दूसरा, अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। काय को चाहिए अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? काय को चाहिए? टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस और असर्शंस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा क्या बात को? तो क्या लिखा हुआ है कि देर आर डिफरेंट अदर एसेस दैट रिक्वायर्स ऑडिटर टू रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हो गया, अब अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए। समझा क्या बात को? अरे बोलो बच्चों। तो वो अदर एसेस की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम लोग और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। If in addition to such requirement, the auditor determines it is necessary to obtain one or more written representation to support the other audit evidence, बराबर, relevant to financial statement or make specific assertion, then he shall request other written representation। मतलब एक तो दूसरे ऐसे बोल रहे हैं आपको कि आप लीजिए, या ऑडिटर को लगता है मेरे को चाहिए भाई, तो ऐसे केस में मैं उनसे और दूसरे रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ले सकता हूं। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? आपकी चेहरे पे 12 बजी पड़ी है। पहला वाला पार्ट स्पेसिफिकली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है। अभी दूसरा वाला पार्ट जो हम लोग बोल रहे हैं वो किसके लिए है?
ऐसे ने बोला तो ले लो, या मुझे लगता है कि कोई रेलेवेंट असर्शन के लिए मुझे चाहिए एविडेंस तो मैं ले लो। अब जैसे मैं कैश वेरीफाई कर रहा हूं, तो अगर मैं कैश वेरीफाई कर रहा हूं और मैंने कैश गिना है खुद से, बस वो एग्जिस्टेंस के असर्शन को और उसको सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट भी था ना मेरे साथ गिनने के लिए। मैंने तो गिना, मैं तो हाँ हूं, बट अभी जैसे ये मैनेजमेंट है, इसने भी गिना, ये था मेरे साथ, तो मैं बोलूंगा भाई तू भी लिख के दे दे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि हाँ ये कैश 31 मार्च को इतना था। समझा? तो एक तो ऐसे का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, या ऑडिटर को लगता है कि अपने को एविडेंस चाहिए, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट से और अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट, इन एडिशन to the written representation about management's responsibility regarding preparation of financial statements, the auditor may consider it necessary to request other representation about financial statement. पहले किसके लिए लिया था? प्रिपरेशन के लिए। अब किसके लिए ले रहे? अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसके अंदर की चीजों के बारे में ले रहे। पहले बोल रहे थे कि तुमने प्रिपेयर किया, हाँ लिख के दो। अभी मेरे को क्यों चाहिए? उसके अंदर की बातें सही है या नहीं उसके लिए चाहिए। समझा बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहता है, सच रिप्रेजेंटेशंस में सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब क्या, इन एडिशन बट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो नहीं समझा? बोलो ना नहीं समझा? अरे देखो मैं समझाता हूं बहुत भारी। एक अपन क्या कर रहे हैं यहां पे, एक अपन क्या बोल रहे, एक प्रिपरेशन के लिए ले रहे, एक क्या कर रहे हैं अपन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ले रहे हैं, और दूसरा कंप्लीट, दूसरा भी नहीं लिखता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ये जो है ये क्या बोल रहा है सर, कोई अदर ऐसे बोल रहा है या इट इज ऑडिटर दैट डिटरमाइंस कि मेरे को चाहिए। समझा क्या बात को? अभी ये जो ऑडिटर दैट डिटरमाइंस की बात हो रही है ना, ऑडिटर दैट डिटरमाइंस की बात हो रही है ना, बराबर है। अब इसमें क्या बोलता है, डिटरमाइंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर डिटरमाइंस कि अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई असर्शन या कोई आइटम, उसके बारे में मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका तो लिख के दो, बट अब अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपन बोल रहे दी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके बारे में बोल रहे? अबाउट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बोल रहे अकाउंटिंग पॉलिसी, तुमने बताओ बराबर अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी क्या, फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये प्रिपरेशन में नहीं आता है। प्रिपरेशन में हाँ हम जिम्मेदार थे, हमने बना दिया, खत्म। बट अब डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग एविडेंस ले सकते हैं। सो ये जो है ना ये वाला, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउट दिस। समझा क्या बात को? अब जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर सप्लीमेंट्स बट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अलग, ये अलग, बराबर है कि नहीं? तो प्रिपरेशन वाला तो लेना ही लेना है, उसके अलावा और लेना है तो आप ले सकते हो। समझा क्या बात को? बराबर। जैसे इधर देखो एग्जाम्पल लिखा है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वेदर मैटर्स सच एज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में द आइटम्स आर बराबर से रिकॉग्नाइज प्रेजेंटेड। जैसे एग्जाम्पल कि बाबा कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट बराबर है कि नहीं, लाइबिलिटीज बराबर से रिकॉर्ड करी ना, एसेट्स जो है उसका टाइटल चेक किया क्या, उसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस, प्लेज, मॉर्गेज कुछ किया है क्या, लॉज एंड रेगुलेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट्स को आपने कंप्लाई किया ना। ये सब बातें कौन सी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर की बातें हैं। उसके बारे में एविडेंस तो हम लोग ऑब्टेन करेंगे ही करेंगे,
बट उसको और सपोर्ट करने के लिए हम क्या उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं क्या? यस। तो एक प्रिपरेशन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में तो एविडेंस लेंगे ही लेंगे, बट उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो अंदर के एलिमेंट्स बराबर है या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? एविडेंस ले सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। तो अगर ऐसे ने बोला तो हां, आपने को लगता है तो भी हां। तो ये एग्जाम्पल आपको लर्न करके जाना है। एक अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से वेदर द आइटम्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, मेजर्ड, तो वो उसके एग्जाम्पल्स है। यहां पे रीड करो उसको। क्लियर है एकदम? हाँ जी बोलो आगे। इन एडिशन टू द रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड regarding management responsibility about providing information, the auditor may consider to request management to provide written representation that it has communicated to the auditor all deficiencies in internal control which the management is aware. ये क्या हुआ? एक और एक एक्स्ट्रा, और एक क्या हो गया? एक्स्ट्रा। अदर में क्या हुआ कि मैनेजमेंट अगर तेरे को इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज पता है तो तू वो भी हमको बता दिया है, उसके बारे में भी लिख के ले लेंगे हम लोग। तो क्या क्या हुआ? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसके लिए चाहिए? नीचे देखो मैंने एक समरी बनाया, अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो हां या ना? दूसरा, अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन काय को चाहिए कि बाबा अगर ऐसे का रिक्वायरमेंट है तो, या अगर ऑडिटर को लगता है अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि उसके अंदर के आइटम बराबर है या नहीं, उसके बारे में। समझा क्या बात को? और इसके अंदर अभी हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? इसके अंदर अभी और क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे अबाउट मैनेजमेंट हैज कम्युनिकेटेड टू अस अबाउट व्हाट? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल व्हाट मैनेजमेंट इज अवेयर अबाउट, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। समझा क्या बात को? यस। तो एग्जाम में कभी ऐसा एमसीक्यू मैं अगर बनाऊं ऐसा एमसीक्यू, तो क्वेश्चन में क्या पूछूंगा मालूम? Which of the following is not covered under additional written representation requested by the auditor? So additional में क्या कवर नहीं होगा? ये एडिशनल में क्या कवर होता है? ऐसे का ऑडिटर डिटरमाइन नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ये आएगा ना? ये थोड़ी आएगा ऐसा एडिशनल में। एडिशनल में क्लियर है एकदम? यस। ये पढ़ लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट स्पेसिफिक असर्शन, एंटिटीज पास्ट हिस्ट्री इन कैरिंग आउट द इंटेंशन। मतलब जो भी आप लिख के दोगे तो आपके इंटेंशन, रीजन, एबिलिटी टू परस्यू, ये पढ़ लो। हो गया? सो ये क्या लिखा हुआ है यहां पे कि व्हेन वी आर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट और इवैल्यूएटिंग द जजमेंट एंड इंटेंशन अबाउट द मैनेजमेंट, द ऑडिटर में कंसीडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। कि जब वो ये लिख के दे रहे ना हम लोग को, बराबर है ना? मतलब लिख के दे दिया, लिख के दे दिया और यकीन कर ले क्या? ऐसे लिख के दे दिया और यकीन करने का ऐसा नहीं होता। उनका पास्ट हिस्ट्री देखने का, इंटेंशन के बारे में, कि पिछली बार ऐसा कभी ऐसा झूठा झूठा लिख के दिया था कि आपने को उनके इंटेंशन पास्ट हिस्ट्री के, मतलब पास्ट हिस्ट्री देखो उनके इंटेंशन क्या थे। पिछली बार लिख के दिया था, झूठ लिख के दिया था, तो आपको वो भी ध्यान में रखने का। तुम लिख के दे दिया और आंखें बंद करके विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उनका पास्ट हिस्ट्री देखो,
फिर द रीजन फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपने ये लिख के दिया, नहीं लिख के दिया, तो ऐसा क्यों किया, उसके रीजंस आप कंसीडर करो. एबिलिटी टू परस्यू अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, क्या तुम में वो एबिलिटी है क्या. एंड लास्ट में एग्जिस्टेंस और लैक ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट माइट हैव ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट दैट मे बी इनकंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट जजमेंट और इंटेंट. तुमने लिख के दिया वर्सेस हमने जो ऑडिट एविडेंस में ऑब्टेन किया, उन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा ना. तो आपको इवैल्यूएशन करने में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. क्लियर है एकदम. यस. अभी वो डेट क्या होना चाहिए, इट शुड बी एज नियर एज टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. बराबर के नहीं. द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पीरियड्स रेफर्ड टू इन द ऑडिट रिपोर्ट. क्लियर है. इंपॉर्टेंट क्या है, इट शुड बी नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट आफ्टर. फॉर्म्स ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म मतलब फॉर्मेट, so it should be addressed to the auditor. If the law or regulation requires management to make written public statement about responsibilities, then auditor determines that these statements fulfill the written representation का requirement. अगर जनहित में जारी करना है, अगर वो जनहित में जारी करना है तो उसके लिए अलग से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक को बता दिया ना तुमने. ऐसा. अभी आगे आपको लिख के दिया, बट अभी दो बातें होंगी. एक तो लिख के दिया या नहीं दिया. दिया है, बट इफ द ऑडिटर हैज कंसर्न्स अबाउट उनके कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, डिलीजेंस, मतलब जिसने दिया वो होशियार है क्या, वो ईमानदार है क्या, एथिकल वैल्यूज को पूरा किया क्या, केयरफुली लिख के दिया क्या, ऐसा अगर डाउट है तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट दैट सच कंसर्न्स में हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट, रिटन रिप्रेजेंटेशन. अभी जो व्यक्ति ने अपने को दिया है, आप मेरे पास आए, आप मेरे को बोले कि सर आप लिख के दो, ये फुलफिल आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी करी ना. मैंने बिना सोचे समझे या मेरे को नॉलेज नहीं है, केयरफुली कुछ भी नहीं, मैंने बस ऐसे लिख के दे दिया, और आपको इसके बारे में कंसर्न है कि यार जिस व्यक्ति ने लिख के दिया है, यार वो जो है ना इंटीग्रिटी नहीं, एथिकल वैल्यूज नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं, बराबर उसने ऐसे ही लिख के दे दिया है, तो आपको सोचना है कि क्या वो जो लिख के दिया हुआ है अपने को, क्या उसके ऊपर भरोसा करूं या नहीं करूं. समझा क्या. मैं आपको एक पेपर प्रिंट करके दे दिया, साइन कर दिया, बोला ये एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, तो विल यू रिलाई. आप वो देखेंगे कि आप क्या देखेंगे, सर में कॉम्पिटेंस है क्या इतना, सर की पहुंच है क्या उतनी, इंटीग्रिटी, ये सब बातें देखोगे ना, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे उस पर भरोसा रखना है नहीं करना. मैं तो बोल दूंगा ये शॉर्ट पेपर लेके जाओ एग्जाम में, अरे शॉर्ट सर ये तो आया ही नहीं. तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट ना. ऐसा तो आपने को फर्स्ट पॉइंट वो देखना है कि अगर आपको कंसर्न है तो. दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है विथ व्हाट द ऑडिट एविडेंस यू हैव ऑब्टेन्ड, तो आप मैनेजमेंट के पास जाके उस मैटर को क्या करने की कोशिश करेंगे, रिजॉल्व. भाई आप जो बोल रहे हो, मैं जो एविडेंस ऑब्टेन किया हूं, दोनों में फर्क है यार भाई, उसको इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा. अगर वो अनरिजॉल्व है तो फिर वापस से उनकी मतलब जो नीतिमत्ता है, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल वैल्यूज, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क उठाना है. देन यू हैव टू अगेन डू द असेसमेंट एंड देन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि वो रिजॉल्व नहीं कर रहे, और रिजॉल्व नहीं हो रहा तो भाई क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है या नहीं है. एंड अगर फिर फाइनली वो बोलता है कि बॉस ये रिलायबल नहीं है, दिखा गया इधर आपको, तो फिर ऑडिटर ने अपना ओपिनियन जो है वो क्या करना है बेटा, मॉडिफाई करना है. ऑडिटर ने क्या करना है, अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है एज पर एसए नंबर 705. समझ में आया आपको. सो अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड है बट उसके ऊपर क्या है, आपको डाउट है. डाउट कब कब आएगा, अगर उनके कैरेक्टर ही उनका ढीला है तो डाउट आएगा. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया बट उसमें इनकंसिस्टेंसी है विथ व्हाट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड, और वो रिजॉल्व नहीं कर रहे, तो वापस से उसके रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आएगा. समझा. और अगर आपको डाउट आया रिलायबिलिटी के ऊपर तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो. अब डाउट आना छोड़ो, उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया
तो उनसे क्या करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो, फिर भी नहीं दे रहे, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां कुछ तो भी गड़बड़ है, मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है। हमने याद है ऐसे नंबर 210 में पहले ही देखा था इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, बट ये लोग साला दे नहीं रहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मतलब वी हैव टू अगेन सी द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। बाकी कुछ नहीं बोला यहां पे, आपको दिख रहा है यहां पे सिर्फ एक ही वर्ड है इंटीग्रिटी, इधर कॉम्पिटेंस एथिकल वैल्यूज ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ किसके ऊपर, इंटीग्रिटी, क्योंकि आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे भाई। हमने 210 में एक्सेप्टेंस करने के पहले, सॉरी 220 में एक्सेप्टेंस करने के पहले, एसक्यूसी 1 में एक्सेप्टेंस करने के पहले हमने क्या बोला था कि इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट देखेंगे अपन और तभी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट इन्होंने अगर ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया, मतलब भाई ये लोग ईमानदार नहीं लग रहे मेरे को। सो आई विल इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ दोज क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल, एंड देन आई विल गिव व्हाट मॉडिफाइड ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 705। डिस्क्लेमर कब देंगे, व्हेन देयर इज अ डाउट बराबर अबाउट मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन where they are not reliable or the management does not provide, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो 4.15 पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पूरा पढ़ो। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, in which of the following situations the auditor should give disclaimer of opinion? ऑप्शन ए पैराग्राफ छाप के, ऑप्शन बी पैराग्राफ छाप के, ऑप्शन सी दूसरा कुछ लिखेंगे, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो ये अपने को ये जो पॉइंट्स है ना, ऐसे आप समझो कि ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट ये एमसीक्यू में पूछेगा आपसे कि कौन से केस में डिस्क्लेमर देना, कौन से केस में एडवर्स ओपिनियन देना। तो जितने भी सारे स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े उसमें जहां जहां लिखा कि ऐसे केस में एडवर्स देना, क्वालिफाइड देना, डिस्क्लेमर देना, तो ऐसा वो छाप छाप के सारे एडवर्स के देगा, एक डिस्क्लेमर का दे सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बराबर है। ओवर। तो इसी के साथ क्या फिनिश हुआ अपना ऐसे नंबर 580। तो क्या बच्चों ये सीरीज में कॉन्फिडेंस आएगा आपको, कौन सी सीरीज, पूरा 500 का सीरीज हो गया ना। अभी कौन से हो गए, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550, 560, 570, 580, बराबर है कि नहीं। नाइस, 580 खत्म। अभी चलते हैं दो स्टैंडर्ड्स बैक टू बैक, एकदम छोटे छोटे नहीं स्टैंडर्ड्स, एकदम 265 एंड 260, 265। चलो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ना इधर टेबल, अब ध्यान सुनो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग। चलो बेटा, यू देयर विथ मी, मतलब ये बराबर है ना जो ये हम लोग कर रहे हैं, ये सही है ना। नहीं मतलब जो बच्चे बाद में जिनका ऐसा रिजल्ट जब आएगा कभी नेगेटिव आएगा, उनको रिवीजन करना है, तो उनके लिए ये बेटर है क्या, ये है ना। मतलब वही इंटेंशन से ये बैच कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब बाकी कुछ है नहीं ऐसा। बिकॉज मैराथन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैराथन मतलब उसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको आता है, और अपन से धन 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 धन, हाँ चलो ऐसा होता है ऐसा होता है, आप भी हाँ सर हाँ सर हाँ सर, समझ में आ रहा है। दिस इज व्हाट अपन उसको समझ भी रहे उसको, ठीक है ना। ओके चलिए, अभी पहले तो बात करेंगे बेटा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को लेके कि कौन है ये लोग। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस पहले डिसाइड करेंगे। ये वो लोग होते हैं जिनके पास ये तीन जिम्मेदारी होती है कंपनी के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन को राह दिखाना, रास्ते पे लेके आना नहीं, राह दिखाना
कि चलो ये रहा है, रास्ते पे आ जाओ, नई ऊंचाइयों पे लेके जाए। तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन को राह दिखाना। दूसरा क्या कहता है, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। कुछ भी अगर गलत काम हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार वो रहेंगे, अकाउंटेबल वो रहेंगे। तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, एंड अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, क्योंकि इसके आगे जो भी काम काज है ना, ये इस पॉइंट को लेके होगा। समझा क्या बात को, ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाला। तो इसीलिए क्या कहता है वो, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी व्यक्ति ये तीन चीजों के लिए जिम्मेदार है, बराबर कि नहीं, वो होंगे दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। अब इसमें खास बात क्या है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है ना, ये वेरी हो सकता है आपका कल्चरल, लीगल, साइज एंड ओनरशिप के हिसाब से। मतलब जैसे आपका कानून जो होगा जिसमें आप गवर्न हो, बराबर, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर हो या इंश्योरेंस के अंदर हो या कंपनीज एक्ट है, बराबर कि नहीं, या अपना पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसके हिसाब से ये जिम्मेदारी अलग अलग लोगों पे आ सकती है। समझा क्या बात को, ये जिम्मेदारी अलग अलग लोगों पे आ सकती है, बेस्ड ऑन व्हाट, कल्चरल बैकग्राउंड, लीगल बैकग्राउंड, नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी एटसेट्रा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जिम्मेदार जो होंगे लोग, ये आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, या वो एक हो सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग हो सकते हैं, या मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एक ही होंगे। मतलब हम लोग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाला काम किसी और लोगों को सौंप सकते हैं, और धंधा चलाने का काम किसी और पे सौंप सकते हैं। या तो हो सकता है जो धंधा चला रहे हैं वही व्यक्ति स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगा, अकाउंटेबल भी वही होगा, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस भी वही देखेगा। तो ये एक हो सकते हैं या अनेक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आया आपको। उसके बाद क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द एंटिटीज दे हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग, बराबर के नहीं। जैसे वो क्या कहता है, ओनर मैनेजर में, भाई मेरा धंधा है, मैं ही चलाऊंगा, बात खत्म हो गई। या क्लोज फैमिली बिजनेस अगर रहेगा तो मैं ही क्या हूं, मालिक हूं, और मैं ही दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, सब मैं ही देखूंगा। समझा क्या बात को। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि इट इज डिफिकल्ट, बराबर, टू आइडेंटिफाई, टू स्पेसिफाई फॉर ऑल द ऑडिट्स द पर्सन टू विथ whom the auditor is to communicate with the particular matters। नक्की टीसीडब्ल्यूजी कौन, ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं हो सकता कि कंपनीज में ये लोग मतलब टीसीडब्ल्यूजी, वो लोग मतलब टीसीडब्ल्यूजी। ऐसा स्पेसिफिकली बोलना बहुत मुश्किल हो सकता है कि एग्जैक्टली कौन टीसीडब्ल्यूजी, वी कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि ये लोग एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लीगल बैकग्राउंड के हिसाब से, क्लोज फैमिली मेंबर है, ओनर मैनेजर बिजनेस है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ऐसा बता नहीं सकते। तो इसीलिए आप ऑडिट शुरू करने से पहले वो क्या कहता है कि ऑडिटर नीड टू डिस्कस एंड अग्री विद द क्लाइंट कि नक्की तुम्हारा टीसीडब्ल्यूजी कौन है और मैं किससे कम्युनिकेट करूं। अभी जैसे आप समझो, पापा, भैया, मैं, हम तीनों मिलके हम लोग बिजनेस को चलाते हैं, बराबर है कि नहीं। ऑडिटर आया, ऑडिट कर रहा है, और वो मुझे, मैं छोटा लड़का हूं घर का, और मुझे ऑडिटर कुछ बातें कम्युनिकेट करता है, डेफिशिएंसीज फाउंड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, मैं बोल रहा हूं हाँ। पापा को बाद में पता चला, पापा ने ऑडिटर को चिल्ला दिया, बोले तुम क्या बताया नहीं तुमने ये डेफिशिएंसी है। अरे बताया ना तुम्हारे लड़के को, अरे उसको क्या अक्कल है, तुमने मुझे बताना चाहिए ना, बड़ा कौन है इधर। तो वो ऑडिटर बोल रहा है, अरे तुम्हारा पारिवारिक मामला है यार, मैं क्या करूं इसमें। समझा क्या। वो बोल रहा है, नहीं नहीं टीसीडब्ल्यूजी पहले तुम डिसाइड कर लो कि पापा, भैया या मैं। समझा क्या बात को। फिर ऐसे मैटर फिर तुमने क्या करना है, फिर उनको कम्युनिकेट करना है, नहीं तो आपको टीसीडब्ल्यूजी मालूम नहीं, फिर आपको ऐसे के रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं करोगे ना। समझ में आया। इसीलिए आपने पहले इसको क्या कर लेना है, अग्री कर लेना है। समझ में आएगा आप लोगों को, बोलो बच्चों यस, ओके। चल बेटा, अभी एक बार डिसाइड हो गया टीसीडब्ल्यूजी कौन लोग होते, कौन लोग होते,
स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, मैनेजमेंट नहीं बोलना, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा बेटा, है ना, सॉरी बोलो, इट्स नॉट ओके। ऐसे इतना पढ़ाने के बाद तुम ऐसे कर रहे हो, है ना। सबसे पहले कौन, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, अकाउंटेबिलिटी है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो देखता है, वो लोग कौन है। इसको क्या हो गया भैया, आया क्या, हाँ जी। तो अभी आपने टीसीडब्ल्यूजी डिसाइड हो गया क्या बेटा, अरे बेटा बोलना, टीसीडब्ल्यूजी इज डिसाइडेड। तो अभी ऐसे 260 पे आते हैं, और टी 260 बोलता है, क्या बोलता है, कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सो क्या करना है, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इजी। कम्युनिकेशन फ्रॉम हुम, ऑडिटर, फ्रॉम हुम, ऑडिटर, विथ हुम, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये जो वार्तालाप होनी चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, टू वे। तुम ही बोलते जाओगे ऐसा चलेगा नहीं, कुछ तुम कहो कुछ वो कहे, बातें बनेगी तभी तो मजा आएगा तभी, है ना। एक तरफा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट, टू वे। तो ये जब दो तरफा होता है और एक तरफा नहीं होता है, तो इसका फायदा क्या होता है। नंबर 1, तो ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी बराबर इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट, दोनों को समझ में आएगा। टीसीडब्ल्यूजी को समझ में आएगा कि ऑडिट में क्या क्या हो रहा है, और जब ऑडिटर को प्रॉब्लम होगी तो ऑडिट के रिलेटेड वो टीसीडब्ल्यूजी से पूछ लेगा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे अपन ने कितनी बार बोला मैनेजमेंट सुनता नहीं है, तो किसको बताने का, टीसीडब्ल्यूजी को, कितनी बार बोला ना ऐसा। तो इट अंडरस्टैंड द मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट एंड डेवलप अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम किसके पास जा सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी, बराबर है कि नहीं। सो वी डेवलप अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। बट जब तुम ये इनसे कम्युनिकेशन कर रहे हो ऑडिट के मैटर्स को समझने के लिए, बराबर है, आपने ध्यान में रखना है कि इसमें आपका इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, बराबर। अरे तो टीचर बड़े लोग हैं तो भाई इनसे बातें कर लेंगे, सब बता देंगे, तो ऐसा नहीं, तुम्हारा इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, टू वे। तो ये जब हम दोनों कम्युनिकेशन करेंगे तो फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, हम दोनों कम्युनिकेशन करेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट एंड डेवलप अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। नंबर 2, ये जो ए वाला पॉइंट है ना, ये दोनों का फायदा है, ए वाला पॉइंट। अभी बी वाला पॉइंट ऑडिटर का फायदा, सी वाला पॉइंट टीसीडब्ल्यूजी का फायदा। समझा बात को। ऑडिटर का फायदा क्या है कि जब वो उनसे टीसीडब्ल्यूजी से टच में रहेगा, कनेक्शन में रहेगा, तो उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो टीसीडब्ल्यूजी से ले सकता है ना, बराबर के नहीं। फॉर एग्जाम्पल टीसीडब्ल्यूजी में असिस्ट ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। जाके बात करेंगे टीसीडब्ल्यूजी से तो जानकारी देगा ना वो अपने को। तो ये किसका फायदा, ऑडिटर का। टीसीडब्ल्यूजी का क्या फायदा, उसका एक काम होता है ओवरलुकिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, पढ़ गया ना अपन ऐसा। तो जो उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी वो फुलफिल हो जाएगी ना, समझा क्या बात को। ऑडिटर तो पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस देख ही रहा है ना, अब बस सिंपल क्या हो जाएगा, वो आके टीसीडब्ल्यूजी को बता देगा तो टीसीडब्ल्यूजी का एक काम जो है वो निपट जाएगा कि ऑडिटर अपने को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में बता रहा है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई ना भैया। तो टू वे कम्युनिकेशन का फायदा क्या, अरे बोलो बे, पहले अंडरस्टैंड द मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट एंड डेवलप अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। ऑडिटर का फायदा टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टीसीडब्ल्यूजी का फायदा टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। समझ में आया। अब बात करते हैं स्कोप। स्कोप क्या है, कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है एकदम। तो यहां पे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 260, वही बातें रिपीट कि हमने टीसीडब्ल्यूजी को
कम्युनिकेट करना है। क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे कि भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बराबर, इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ओवरव्यू ऑफ द स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। हम आपको कम्युनिकेट करेंगे कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड व्हाट इज द स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। जैसे आपको याद है क्या, हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे तो हम लोग ने प्लानिंग किया और अपन ने उसमें की मेंबर्स को इन्वॉल्व किया, याद है क्या आपको? ऐसा लिंकिंग करेंगे ना तो बहुत भारी मजा आएगा, ठीक है ना? ऐसा पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ा था, वो पूरा कनेक्शन जब बनता है तो वो भारी बैठता है वो। तो आपको याद है प्लानिंग में अपन ने क्या करा था, इन्वॉल्व किया था की मेंबर्स को। फिर अपना प्लानिंग हो गया, फिर हमने क्या किया था, डिस्कस इट विद दी मैनेजमेंट एंड चार्ज विद गवर्नेंस, याद है क्या आपको ऐसा? तो वो यहां पे 260 में कम्युनिकेट करने को बोला है, इसके लिए वहां पे हम लोग ने उसको बुलाया था डिस्कस करने के लिए, समझा क्या बात को? तो उसमें वही बता रहे ना, हमारा स्कोप एंड प्लान टाइमिंग ऑफ क्या है, ऑडिट। बट उसमें अपन ने पॉइंट देखा था कि अपना ऑब्जेक्टिविटी या इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वही बात है, एकदम सही है एकदम। तो वो बता देंगे उनको टीसीडब्ल्यूजी को कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड द स्कोप एंड टाइमिंग। फिर अपना क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे इंफॉर्मेशन लो और उन्हें इंफॉर्मेशन दो, टू वे कम्युनिकेशन ना, बराबर, एक लेंगे और फिर देंगे। सो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑडिट and to provide TCWG with timely observation so that they will be able to fulfill their responsibility to oversee what the financial reporting process। सही है एकदम, इसलिए तो टू वे कम्युनिकेशन बोला। तो पहले हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे, हमारा स्कोप एंड टाइमिंग बता देंगे, फिर आपको यूज करेंगे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए और आपको भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। दिस विल प्रमोट द इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। समझ में आया आपको? फिर अपन ने क्या करना है, सिंपल है, पहले तो आप डिटरमाइन कर लो कि टीसीडब्ल्यूजी है कौन, समझा क्या? वो खत्म हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अभी व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, बस खत्म होने आ गया। व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऊपर पढ़ा क्या अपन ने? व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, क्या क्या पढ़ा अपन ने? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, बोलो, ये पढ़ा अपन ने ऊपर। फिर अपन ने क्या पढ़ा? प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग, ये भी पढ़ा। फिर अपन ने उन्हें इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, बराबर। तो उसमें अपन ने क्या बोला कि हमको जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है वो बता रहे, ताकि तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाला काम नक्की हो जाए। समझा क्या बात को? ये लो, खत्म हो गया ना भैया, समझ में आएगा आपको? तो पहले अपन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, स्कोप एंड टाइमिंग बताना है और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बतानी है। क्योंकि अरे तुम समझा क्या? नहीं समझे? कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, हम क्या कम्युनिकेट करेंगे? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन मतलब वो कम्युनिकेट करेंगे ना। अपन कौन सी बात कर रहे हैं? हम क्या कम्युनिकेट करेंगे। तो हम क्या कम्युनिकेट करेंगे? देखो 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 देखो, इधर देखो, क्या हम ये कम्युनिकेट करेंगे? क्या हम ये कम्युनिकेट करेंगे? नहीं। क्या हम ये कम्युनिकेट करेंगे? सी, बोलो आया ना? क्या हम ये कम्युनिकेट करेंगे? बोलो। तो यही तो तीन बातें हो गई ना बेटा। ये तो हमें वो लोग इंफॉर्मेशन देंगे, ये हम थोड़ी कम्युनिकेट करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे हमसे। ऐसा हो गया ये आंसर। तो अभी देखो आगे फटाफट पढ़ लो इसको, क्या है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नंबर 200 में पढ़ के आए थे अपन कि देख भाई टीसीडब्ल्यूजी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन देने का, समझा गया? हम आएंगे और हम ऑडिट करेंगे और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम लोग क्या देंगे? ओपिनियन देंगे। और कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देंगे? जो तुमने बनाए ले हैं, समझा गया? उसको बताने का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट, समझा बात को? एंड उसके बाद वो क्या बोलने का, ये जो हम लोग ऑडिट कर रहे हैं ये उसमें तुम्हारी जिम्मेदारी से तुम मुक्त नहीं होते हैं। इट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमने वो करना पड़ेगा,
तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑडिट हो गया तो भाई बाकी सारी जिम्मेदारी ऑडिट की। तो हम उन्हें क्या बताएंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट करने का और इसमें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं कम होती नहीं है। फिर नेक्स्ट, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, बराबर कि नहीं। तो हम उनको क्या बताएंगे, व्हाट इज द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, बराबर है कि नहीं, एंड द सिग्निफिकेंट रिस्क दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। हम आपको ये कम्युनिकेट करेंगे हमारा स्कोप एंड टाइमिंग, और उसमें सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स या रिस्क में हम लोग क्या क्या बताएंगे, ताकि उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाला काम जो है आसान हो। तो पहले हम उन्हें बताएंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। किसके बारे में बताएंगे, क्वालिटेटिव, मतलब आपके अकाउंटिंग पॉलिसी आपने बहुत बढ़िया सिलेक्ट करे हैं या बहुत वाहियात पॉलिसीज है आपकी, समझा बात को। आपके एस्टिमेट्स जो आप लगाते हो, कंटिंजेंसीज, प्रोविजंस, बराबर बहुत अच्छे एक्चुअरी को यूज करके आप कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बराबर। तो मतलब अपन बताएंगे क्वालिटेटिव काम हो रहा है आपका, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाला काम हो रहा है, इट्स इन अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं, इतने ट्रांजैक्शन हुए, इतने के एरर्स हो गए, वो नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बता रहे पहले। वेरी गुड अकाउंटिंग पॉलिसी और वेरी बैड अकाउंटिंग पॉलिसी, वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ, मतलब एस्टिमेशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और वेरी बैड, क्वालिटेटिव की बात हो रही है, समझा क्या बात को। सारी चीजें बराबर से डिस्क्लोज कर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग यार। आप आधे अधूरे डिस्क्लोजर्स कर रहे हो, लोन लिया, सिक्योरिटी दिया एसेट का, डिस्क्लोजर नहीं करा, वेरी वेरी बैड। तो वी आर फोकसिंग अपॉन विच एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, समझा क्या बात को। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में बताएंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। When applicable, the auditor shall also explain, क्या explain करेगा, कि why he considered that a particular accounting practice is acceptable and भाई क्यों तुमने ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उनको और वो थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दो तो मजा आ जाए। क्लियर एकदम बात। नेक्स्ट, वो क्या कहता है, अभी क्वालिटेटिव बता दिया ना, अब टीसीडब्ल्यूजी तुमको एक बात बताए क्या, कुछ बातें ऐसी थी, मतलब बहुत बुरा मत मानो यार, हर्ट हो गया। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट, यार तुम्हारे मैनेजमेंट को हमने बोला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, साला नहीं दे रहा है यार, तुम जरा देखो कुछ होता है तो। वो तुम्हारे मैनेजमेंट को बोला वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है उसको जो करेक्ट करने के लिए दिया वो अनकरेक्टेड, बोल रहा नहीं करेक्ट करूंगा, तुम जरा ध्यान दो इसके अंदर, जरा देखो क्या हो रहा है वो। अरे वो लिमिटेशन लगा रहा है हमारे काम के ऊपर, हमको काम करने नहीं दे रहा है, जरा देखो रे तुम क्या कर रहे हो वो। ऐसे कितनी बार पढ़ा ना अपन ने, लिमिटेशन प्रायर टू एक्सेप्ट, लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट, फिर हमने बोला कि मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं करने दे रहा, तो फिर अपन गए किसके पास। तो जब जब ऑडिट करने गए तब तक हमें जो भी डिफिकल्टी आई और मैनेजमेंट हमको हेल्प नहीं कर रहा है, तो साला टीसीडब्ल्यूजी, समझा क्या बात को। उसके बाद वो क्या कहता है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या अपन ने बोला, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। दूसरा क्या बोला, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। तीसरा क्या बोल रहे हैं, अनलेस ऑल द टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंटिटी, अगर सारे लोग मैनेजमेंट के टीसीडब्ल्यूजी में है, टीसीडब्ल्यूजी के मैनेजमेंट में है तो मतलब नहीं, बट अगर अलग अलग है तो क्या कहता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट वर डिस्कस्ड और सब्जेक्ट टू करस्पॉन्डेंस विथ मैनेजमेंट। तो जो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, बराबर रिस्क वाले या क्या, जो आपने किसके साथ डिस्कस किए थे, मैनेजमेंट के साथ, बट टीसीडब्ल्यूजी अभी अलग है ना तुम्हारा, तो वो भी बातें जो मैनेजमेंट के साथ आपने डिस्कस करी थी वो बातें आप किसके साथ डिस्कस करो, टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी कर लो। और क्या करो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी उनसे, मतलब उनको बोलो कि मैनेजमेंट को बोला था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, वो भी दे दो आप, समझा क्या बात को, बोलो आया ना। फिर सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपका ओपिनियन चेंज हो रहा है या आप क्या बोलते हैं उसको छोड़ के जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, डिस्क्लेमर दे रहे, तो टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। एंड अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स इन दी ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, समझा क्या बात को। तो कौन सी बातें हम लोग ने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में कम्युनिकेट करनी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट अकाउंटिंग, नंबर 2 डिफिकल्टीज while conducting the audit, significant matters that were communicated with the management, written representations, क्या हुआ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, बराबर है कि नहीं, एंड
कोई भी आपका ऑडिट का फॉर्म एंड कंटेंट अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसके बारे में आप बताएंगे, एंड लास्ट में अदर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। गुड एकदम, यस, खत्म। यहां पे ध्यान से सुनना है। कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज के दो पॉइंट जरा आप ध्यान में रखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। एक, जब हम लोग SQC1 पढ़ रहे थे या हम लोग SA नंबर 220 पढ़ रहे थे, लिस्टेड एंटिटीज के लिए अपन ने बोला था कि रिव्यूअर का होना अनिवार्य है, याद होगा आपको। इट इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटीज टू अपॉइंट व्हाट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। सेम वे में यहां पे लिस्टेड एंटिटीज के लिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करना विद TCWG इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। आया क्या बात समझ में? तो इसमें क्या कहते हैं कि हमने TCWG को मैंडेटरीली कम्युनिकेट करने का है कि हाँ भैया, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस को हमने फुलफिल किया है। हेलो, है ना? दूसरा, अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप्स है जिससे आपको लगता है कि हमारे इंडिपेंडेंस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, तो वो बातें भी हम क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे। बट उसी के साथ साथ हमने क्या सेफगार्ड लगाए हैं कि वो इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए वो भी हम कम्युनिकेट करेंगे। समझा क्या बात को? वो पूरा टेक्स्ट पढ़ो। मेन पॉइंट क्या ध्यान में रखना था? एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करना है। इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई आंच आ रही है तो वो फैक्टर्स भी कम्युनिकेट करना है, और आपने क्या सेफगार्ड लगाया वो भी आपने बताना है। डन है? अब आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस वेरी सिंपल। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन व्हाट? वाओ, राइटिंग। कैसे कम्युनिकेट करेगा? राइटिंग। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एडिक्वेट। समझा क्या बात को? रिटन कम्युनिकेशन नीड नॉट इंक्लूड ऑल मैटर्स दैट अरोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। सारी बातें नहीं बतानी, जो सिग्निफिकेंट है वही बतानी है। ये भी हमने पढ़ा ना, तो उसका मतलब, हिडन मतलब समझो। नीड नॉट इंक्लूड ऑल मैटर्स, व्हाई? बिकॉज वी इंक्लूड ओनली significant matters are included. And we also have to communicate what? Independence requirement in case of listed entities, and this shall be communicated on timely basis. टू वे कम्युनिकेशन है, बराबर है? ये आप पढ़ लो जो 5.8 5.9। ये टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब हम तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट अगर तुमसे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई जो हमें चाहिए थी ऑडिट के कोर्स में, तो वापस से अपने को उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है वो देखना पड़ेगा। मतलब हम TCWG को बता रहे हैं, बट सारा TCWG हमको नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। सो वी विल असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
डन। चलो अभी 260 में अपन क्या कम्युनिकेट कर रहे थे? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कम्युनिकेट कर रहे थे ना टेक्निकली। अभी अपन आ रहे हैं किसके ऊपर? 265। एकदम आराम से समझ लो, खत्म करते हैं 265। कितना बड़ा स्टैंडर्ड है ये? कुछ भी नहीं है। ये एक पेज तो आपको होमवर्क के लिए पढ़ना है, दूसरा खत्म ही हो गया। देखो 2 पेज, और ये तो इलिस्ट्रेशन है उसका आगे। और इसमें क्या है? अब देखो, इधर आ जाओ, देखो फटाफट। अभी पहले अपन ने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट किया था, राइट? अभी हम लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। 265 में जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो हमें क्या मिला? डेफिशिएंसीज मिले। किसमें? इंटरनल कंट्रोल में। तो बस वो अपन क्या कर रहे हैं? राइटिंग में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि उनके वो ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी हो जाए। बस डिफरेंस क्या है इसके अंदर? वहां पे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कम्युनिकेट कर रहे थे, यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स के डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। समझा क्या बात को? बोलो आया ना? ध्यान से सुनना। ये क्या कहता है मैं आपको पहले बताता हूं। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर आइडेंटिफाइज, पहले बैकग्राउंड देता हूं, फिर अपन पढ़ेंगे। वही लिखा हुआ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करता है क्या? कैसे करता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करके वो क्या करता है? अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करता है क्या? तो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करता है क्या? बोला आया ना? और जब वो इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करता है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए, तो उस समय पे ऐसा हो सकता है क्या कि उसे इंटरनल कंट्रोल में कुछ खामियां, अर्थात कुछ डेफिशिएंसीज मिले। बस वही डेफिशिएंसीज को आपने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है। तो हम इंटरनल कंट्रोल पे क्यों पहुंचे? क्योंकि हमें अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना था। और जब वो इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर रहे थे तो उस समय पे हमें इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिली। अब मिली तो बता देंगे ना भाई, और क्या है? तो टीसीडब्ल्यूजी को यह बताना है कि देखो, इसका मतलब तुम ये मत समझ बैठना कि हमारा काम ही इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके उनमें गलतियां ढूंढना था। नहीं, ये तो गलतियां पार्ट एंड पार्सल थी जो हमें मिल गई। ये बाय प्रोडक्ट था ये, समझा? और बस गुड फेथ में बता रहे, ज्यादा लाड़ में मत आओ। बस खत्म हो गया। तो क्या लिखा हुआ है देखो। तो ऑडिटर विल कम्युनिकेट व्हाट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। वो क्या कहता है? द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यस और नो, in identifying and assessing the risk of material misstatement. After considering the internal control, auditor designs what? Audit procedures. Bolo yes or no? But it is not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of internal control. तो हम internal control को क्यों चेक कर रहे थे? ताकि हम लोग अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सके। हम ये कोई इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देने के लिए काम नहीं कर रहे। ये जम गया आपको? बोलो आया ना? यस। तो ऐसे केस में ऐसे 265 क्या बोलता है? तो भैया वो वही जो आपको आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज थी, आइडेंटिफाई अलग से करते मत बैठो, बट ऑलरेडी आपके काम करते समय आपको कुछ अगर डेफिशिएंसीज मिली है तो भाई उन्हीं डेफिशिएंसीज को आप क्या कर लो? टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर लो, बात खत्म हो गई। समझ में आया आपको? सो अपन ने अपने आंसर को याद करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन 315 330 के सहारा लेंगे। 315 में हम आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट सो दैट द ऑडिटर डिजाइंस व्हाट हिज ऑडिट प्रोसीजर्स। समझ में आएगा आपको? तो उसके आगे लिखना, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड देयरफॉर दोज आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज शुड बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस अंडर एसए 265। डन। इजी था एकदम। ऑब्जेक्टिव बस वही जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में उसको लगता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है, उसको कम्युनिकेट करना है। बोलो। अभी व्हाट इज कंसीडर्ड एज अ डेफिशिएंसी? कंट्रोल का खराब होना या कंट्रोल का ना होना, इसे डेफिशिएंसी कहेंगे। मतलब
इफ द कंट्रोल्स आर अनेबल, मतलब कंट्रोल खराब है मतलब क्या है कि कंट्रोल इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो कंट्रोल खराब है। बट इसी के साथ साथ वो क्या कहता है, व्हेन कंट्रोल इज मिसिंग दैट इज इन इटसेल्फ आल्सो कंसीडर्ड एज डेफिशिएंसी। कंट्रोल खराब ये डेफिशिएंसी है, कंट्रोल का ना होना ये भी डेफिशिएंसी है मित्रों। समझ में आया आपको? सो पहले व्हाट इज डेफिशिएंसी समझ में आया। अभी एकदम भारी वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इज इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल, उसको लगेगा ये सिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंट है भाई, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। बट वो क्या कहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली वेदर अ मिसस्टेटमेंट हैज ऑकर्ड, बट अगर वो इंटरनल कंट्रोल के वीकनेस के वजह से या ना होने के वजह से और गलतियां हो सकती है फ्यूचर में, तो ऑडिटर विल कंक्लूड दैट इट इज ऑल्सो व्हाट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ऑल्सो इफ द ऑडिटर कंसीडर्स दैट कि मिसस्टेटमेंट ऑकर्ड, वो तो ठीक है, बट इट इज अगेन व्हाट, there is also likelihood that the misstatement could occur and the potential magnitude of the misstatement is what higher, so then he will consider that that deficiency in internal control is what significant। समझ में आया आपको? yes, ये नीचे एग्जांपल्स दिए गए, ये पूरा लिस्ट पढ़ के जाना। what are the examples of the matters whether the deficiency is considered as significant deficiency, indicators of deficiencies in internal control, ये आपको पढ़ के जाना है। समझ आ गया बात को? अभी क्या कहता है, पढ़ लेते हैं इसको। तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन, कम्युनिकेट क्या करना है अपने को, डेफिशिएंसी या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो पहले ऑडिटर शुड डिटरमाइन वेदर द डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड है या नहीं, देन ही शुड कंसीडर वेदर इट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। क्या पागल है? फर्स्ट आपको डिटरमाइन करना है कि आपको डेफिशिएंसी मिली क्या, देन the auditor shall determine whether that deficiency individually or in combination whether it is a significant deficiency। जमा क्या आपको? सिंपल। फिर इसको कम्युनिकेट करना है कैसा, राइटिंग में ऑन टाइमली बेसिस। समझा क्या बात को? और अदर डेफिशिएंसीज भी वो कम्युनिकेट करने को बोलता है, which has not been communicated to the management by the other parties which in the auditor's professional judgment are of sufficient importance to the management attention। कुछ गलतियां थी सेल्स में, परचेस में, इन्वेंट्री में कुछ गलतियां हुई, जो एक्सपेक्टेड था कि वो डिपार्टमेंट के लोग क्या करें, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करे, बट उन सालों ने किया नहीं है उसको, और ऑडिटर को पता है वो। तो अगर वो चाहता है तो वो भी अदर डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट कर लेगा। देखो प्रायोरिटी क्या है अपने को, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करने का है, बट कुछ दूसरे एरिया में चिल्लर चिल्लर कंट्रोल्स, मतलब भाई ये डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते या डिले करते, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बट है, बट उधर के लोगों ने ये मैनेजमेंट को बताना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं बताया, और ऑडिटर को लगता है कि अब पता चली गया है, मैनेजमेंट को ये बात पता होनी चाहिए, तो अपन वो भी कम्युनिकेट कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। जब कम्युनिकेट करेगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन देना ताकि वो उसे समझ पाए। आया क्या बात समझ में? लास्ट पॉइंट वो क्या कहता है, जब वो उनको कम्युनिकेट करेगा तो उसने क्या बोलना चाहिए, देख हमारा ऑडिट का पर्पस क्या है, आप बोलो बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये ओपिनियन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करते हैं ताकि हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सके, बराबर है कि नहीं? तो जब ये इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर रहे थे क्योंकि हम ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सके, तो उस समय पे हमें डेफिशिएंसीज मिली। तो मैनेजमेंट तो ये मत समझ लेना कि हमने इंटरनल कंट्रोल को चेक किया क्योंकि हमको इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना था, ना 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 ना, तू गलत समझ रहा है। समझा बात को? बट जब हम लोग वो इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर रहे थे तो उस समय पे हमको वो डेफिशिएंसीज मिली, और हम बस वो जो आइडेंटिफाइड थी बस वही हम लोग को लगा कि ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तेरे को बता रहे। कल चल के मत बोलना अरे वो दूसरा डेफिशिएंसी तुमने बताया नहीं, वो हमारा काम नहीं है। बस जो कंट्रोल्स चेक किए उसमें डेफिशिएंसी मिली, गुड फेथ में बता रहे। समझा क्या बात को? समझा? तो इट इज लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज। खत्म, पढ़ लो उसको 1 2 3 पॉइंट।
and then we are done with the chapter number 7.